हे गाइस, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। स्टार्ट करेंगे एक धमाकेदार लेक्चर से। क्या? वन शॉट केमिकल इक्विलिब्रियम। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। जोश और फोकस के साथ स्टार्ट करेंगे ये हमारा नया इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, स्टार्ट कर दे। मीथेन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट हुए बनाया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? क्वेश्चन है केमिकल इक्विलिब्रियम का। क्या होता है भैया इक्विलिब्रियम? आ जाओ देखते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, केमिकल से क्या? क्यों? क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया। ठीक है, इक्विलिब्रियम यानी कैसे? अच्छा, कोई भी रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि कोई भी रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम होगा? नहीं। रिएक्शन कैसी चाहिए? रिएक्शन चाहिए हमें रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी कि क्या? रिवर्सिबल रिएक्शन यानी कि जिसमें रिएक्टेंट A प्लस B मिलके फॉर्म करे क्या? प्रोडक्ट। कौन सा? COD। ठीक है, A प्लस B क्या है भैया? हमारे है रिएक्टेंट और C प्लस D है हमारे प्रोडक्ट। यानी कि रिएक्शन में आपके पास पहले क्या था? हमारे पास रिएक्शन में पहले था रिएक्टेंट, बाद में हमें मिले क्या? प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में रिवर्सिबल रिएक्शन होने की वजह से पहले आपके पास रिएक्टेंट थे A प्लस B, बाद में हमें फॉर्म हुए, बाद में नहीं, शुरुआत से ही रिएक्टेंट रिएक्ट के फॉर्म होने लगा प्रोडक्ट COD। ठीक है, अब जब अच्छा खासा अमाउंट में प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड आना भी शुरू हो जाएंगे। इसलिए तो ये रिएक्शन स्पेसिफिकली होती है क्या? रिवर्सिबल रिएक्शन। इन रिएक्शंस में प्रोडक्ट भी आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट फॉर्म कर दिए। कौन सा? एक रिएक्शन का एग्जांपल देखेंगे। नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन अमोनिया फॉर्मेशन होगा, है ना? अच्छा, किसने किया अमोनिया फॉर्मेशन का? डिस्कवर किसने किया? हेबर्स सर। हेबर्स प्रोसेस ने बताया कि N2 प्लस 3H2 रिएक्ट होने पे हमें मिला 2NH3। और ये रिएक्शन हेबर्स सर ने देखा कि भैया इसमें मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिक्स करके अमोनिया तो फॉर्म कर रहा हूं, पर बाद अमोनिया भी साथ ही साथ डिकम्पोज होके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कर रहा है। यानी कि ये रिएक्शन कैसी है? ये रिएक्शन है रिवर्सिबल, जिसमें प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट का फॉर्मेशन करे और रिएक्टेंट भी रिएक्ट होके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे। ओके, हुआ क्लियर? ठीक है, अब ये होगा इस रिएक्शन का एग्जांपल। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम कब आएगा? रिएक्शन तो देख ली, रिएक्शन रिवर्सिबल होनी चाहिए, रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसी होती है। ओके, अब इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कब आएगा? क्या हर समय इक्विलिब्रियम है? नहीं, इक्विलिब्रियम तब आता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अच्छा, देखते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन होना मतलब क्या? रिएक्टेंट का रिएक्ट होके प्रोडक्ट को फॉर्म करना, है ना? और बैकवर्ड रिएक्शन होना मतलब प्रोडक्ट का रिएक्ट होके रिएक्टेंट को फॉर्म करना। हुआ क्लियर? अच्छा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वही होगा पर यूनिट, मतलब रेट क्या होता है? हर एक चीज का रेट क्या होता है? यूनिट टाइम्स में होता है ना। पर सेकंड में कितने रिएक्टेंट रिएक्ट होके प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, पर सेकंड में कितना प्रोडक्ट रिएक्ट होके रिएक्टेंट फॉर्म कर रहे हैं ना। यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब इक्वल होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से तो क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, है ना? ओके, हुआ क्लियर? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब इक्वल होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से, है ना? हुआ क्लियर? अच्छा, शुरुआत में रिएक्शन में क्या होता है? शुरुआत में प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यानी कि क्या? फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। शुरुआत में रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कम होगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट क्या है? कम है। यानी कि आप समझ रहे हो
जितना ज्यादा प्रोडक्ट होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, उस रिएक्शन की रेट होगी। यानी कि अगर ज्यादा रिएक्टेंट होंगे तो ज्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, ज्यादा प्रोडक्ट होंगे ज्यादा प्रोडक्ट में रिएक्शन होगी और ज्यादा बैकवर्ड रिएक्शन होगी, ज्यादा रिएक्टेंट का फॉर्मेशन होगा। हो रहा है क्लियर? यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल है किससे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ओके, हुआ प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट से होता है दोनों के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट से। हुआ क्लियर? अच्छा, अब ये कौन सी कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है, ये हमेशा याद रखना, केमिकल इक्विलिब्रियम में सिर्फ एक ही कॉन्सेंट्रेशन की बात चलती है। कौन से? मोलैरिटी। कौन सी? मोलैरिटी, जो कि होती थी क्या, मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन। पर किसमें, वॉल्यूम किसमें चाहिए, लीटर में, और मोल्स यूनिट होता है या नहीं, मोल होता है सिर्फ, है ना। यानी कि मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि अगर मैं बोलूं आपसे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इन 1 लीटर। मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है, मोलर, जिसे हम इजी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, मोल पर लीटर। हुआ क्लियर? कैसे? क्योंकि मोलैरिटी है मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोल्स पर लीटर। यानी कि अगर आपसे सामने वाला बोले कि भैया इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है x मोल पर लीटर, इसका मतलब यह हुआ कि इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है सॉल्यूट जो है x मोल इस सॉल्यूशन के हर एक लीटर में। हो रहा है क्लियर? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डू विजिट माय वेरी लेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, मोल कॉन्सेप्ट इन वन शॉट। उसमें मैंने डीप में सिखाया है क्या होता है मोलैरिटी, क्या होती है मोलालिटी, क्या होता है मोल फ्रैक्शन, लिमिटिंग एजेंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सब डीप में सिखाया हुआ है। डीप डू विजिट, ठीक है? ओके, अच्छा, हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट बात देखी, ठीक है। मैंने बोला कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब इक्वल होगा किसके साथ, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के साथ, तब होगी क्या आपकी इक्विलिब्रियम अटेन, केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये है भैया हमारी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, ये हो गई क्या यहाँ पे सेम, यानी कि ये स्टेट क्या हो गया आपका, इसके आगे आपकी रिएक्शन, आपका सिस्टम में जो रिएक्शन चल रही वो कैसे हो गई, इक्विलिब्रियम, ऐसी इक्विलिब्रियम। यानी कि इस स्टेज पे जितने ही रेट से आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था रिएक्टेंट से, उतने ही रेट से अब रिएक्टेंट फॉर्म होगा प्रोडक्ट से। हुआ क्लियर? जोश आए, फोकस आए, बने रहिएगा, मजा आएगा, ठीक है। अच्छा, ये सब बातें देख ली इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को मैं बोल देता हूं क्या, KF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, है ना। ओके, KB is directly proportional to concentration of A, concentration of D, है ना। KF डिवाइड बाय KB, ये क्या होगा भैया, KC, और KC होगा क्या, कुछ, एक मिनट, सॉरी, KB फॉर बैकवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय फॉरवर्ड रिएक्शन होता है KC, जिसे हम प्यार से कहते हैं क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ हम ऐसे लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं प्रोडक्ट
का प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का प्रोडक्ट, ठीक है, और नीचे दिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट। हो रहा है ना क्लियर? प्रोडक्ट प्रोडक्ट में कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? ठीक है, इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं भैया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं जिसमें ऊपर आता है आपका प्रोडक्ट, नीचे आती है आपकी रिएक्टेंट्स, इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। हुआ क्लियर? हुआ क्लियर? यानी कि इस स्टेज पे, जिस स्टेज पे इक्विलिब्रियम अटेन होगा उस स्टेज का ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, ये बैकवर्ड रिएक्शन का रेट, ये मिलके क्या आएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ज्यादा मत सोचो, बहुत ज्यादा इजी है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो बने रहिएगा आखिर तक, आप वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, आपको मजा आएगा। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके लिख लो। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हमारा एक बेसिक सा इंपॉर्टेंट सा सब टॉपिक। क्या होता है भैया केमिकल इक्विलिब्रियम? ओके, अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन कौन सी? मोलारिटी, मोल पर लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये है क्या? आपकी मोलारिटी। ओके, ठीक है, पहला ऑप्शन देखेंगे, एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H2O आर नॉट इक्वल। अच्छा देखो, स्टोइकियोमेट्री से हमें यह पता चला कि जब 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट हुए 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ तो हमें मिला 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोल ऑफ H2O, है ना? ओके, यानी कि अगर मैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करूं, CO2 और H2O की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करूं, जिसमें मुझे, अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है तो हमें याद करो पिछले वीडियो में हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर गिवन नहीं होता था और कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी होती थी तो हम सिंपल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते थे, क्या? 1 लीटर। कितना? 1 लीटर। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मोल कॉन्सेप्ट का वीडियो एक बार जाके ध्यान से, फोकस से, जोश के साथ देखिए। ठीक है, ओके, आ जाइए। ओके, रिएक्शन में 1 मोल CO2 का फॉर्म होगा, 2 मोल H2O के फॉर्म हो गए। ठीक है, मैं बोल रहा हूं फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। कैसे करेंगे? 1 by 1 मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 1 मोल पर लीटर, 1 मोलर, है ना? H2O, मोल्स ऑफ H2O डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 2 मोल पर लीटर, 2 मोलर। हो गया क्लियर? ठीक है, यानी कि हमें ये सॉल्व करके पता चल गया भैया कि भैया कॉन्सेंट्रेशन तो इक्विलिब्रियम पे दोनों की सेम नहीं है। सर आपने तो बोला था कि कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट हो जाएगी। हाँ, कांस्टेंट जरूर कांस्टेंट होगी पर सेम नहीं होगी। अगर इक्विलिब्रियम पे मान लो अगर इक्विलिब्रियम पे CO2 की कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोलर है और H2O की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, ठीक है, H2O की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोलर है, इक्विलिब्रियम आ चुका है। अब इसके आगे जब तक आपका इक्विलिब्रियम बना रहेगा, जब तक कि आप सिस्टम के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें, तब तक कि आपका इक्विलिब्रियम बना रहेगा, तब तक आपकी कॉन्सेंट्रेशन इन दोनों की कांस्टेंट ही रहेगी। CO2 की 0.5 ही रहेगी और H2O की 1 ही रहेगी। इसे कहते हैं कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्टेंट की भी आपस में जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगी इक्विलिब्रियम पे, वो ही कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन जब तक उस सिस्टम की रहेगी तब तक उसमें इक्विलिब्रियम है। हुआ क्लियर? जोश आए, फोकस आए, ठीक है, ओके। ये तो पता चल गया कि भैया कॉन्सेंट्रेशन दोनों की इक्वल नहीं है। इसमें तो R0 इक्वल ही दिया था, यानी कि इक्वल नहीं है। हमें पूछा है फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, यानी कि ये हो गया क्या? गलत। हुआ क्लियर? ठीक है,
द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। जी बिल्कुल, रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक है। कैसे पता चला? डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसी है भैया? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है नेगेटिव, यानी कि इस सिस्टम में, इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हुई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, हुआ क्लियर? ठीक है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और हमें ढूंढना है कैसा? फॉल्स स्टेटमेंट, इसलिए ये हो गया गलत। अब आई बारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखने की। कैसे लिखते हैं भैया? ये देखते हैं कैसे लिखते हैं। सर जी नहीं समझ में आ रहा? बहुत इजी है भैया, बहुत इजी है। हमेशा याद रखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट a प्लस बी गिव्स c प्लस d। a of a plus b of b gives c of c plus d of d। अच्छा, ये हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैसे? इस रिएक्शन में a b c d क्या है? स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d क्या है? ये है आपके स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और कैपिटल ए कैपिटल बी क्या है? रिएक्टेंट्स। कैपिटल सी कैपिटल डी प्रोडक्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, ओके। अब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें लिखना है। कैसे लिखेंगे? डायरेक्टली पॉइंट पे आएंगे, है ना? वन शॉट वीडियो है, जो इंपॉर्टेंट है वो जरूर डीप में कवर करेंगे। ये कैसे लिखना है डायरेक्टली देखते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते समय आपको हमेशा ऊपर लिखना है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन। क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, है ना? और उनसे रेस टू करना है पावर से। कितने पावर से? उनके स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। डिफिकल्ट है? बिल्कुल नहीं, बहुत ज्यादा सिंपल है। ध्यान से देखना, नीचे लिखेंगे हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और रेस टू करेंगे उनके स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। कितना ज्यादा इजी है ना? आपने देखा कितना ज्यादा सिंपल है ये? एक बार ध्यान से फोकस से देखो, ठीक है? ऊपर प्रोडक्ट, नीचे रिएक्टेंट, रेस टू करना है उनके स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। ध्यान से देखो, ठीक है? हो रहा है क्लियर? ओके, अब पॉज करके अच्छे से देखो, है ना? ओके, अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो हमने लिख दिया। क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन में हमें ये लिक्विड दिया है, अच्छा मीथेन CH4 गैसियस होता है, ओके, और ऑक्सीजन भी गैस होते हैं, ठीक है। अब जब हमें इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है Kc, कैसे लिखेंगे? Kc इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट कौन सा है? CO2 की कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 क्या है? CO2 की कुछ मोल पर लीटर में होगी ना कॉन्सेंट्रेशन, वो लिखनी है, ठीक है? आगे और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? ओके, यहाँ पे आएगा H2O। ये क्या लिख दिया भैया मैंने? ये कैसे आ गया? जी बिल्कुल, H2O लिक्विड में है, इसलिए H2O की कॉन्सेंट्रेशन हम नहीं लिखेंगे। लिक्विड और सॉलिड अगर आपके रिएक्शन में प्रेजेंट है तो उन्हें हम हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्योर फॉर्म में होते हैं। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती है, रिएक्शन में चेंज नहीं होती है। इस वजह से हम हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में लिक्विड और सॉलिड के रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो उन्हें इंक्लूड नहीं करते, ठीक है? तो H2O क्या करेंगे? इरेज। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। हाँ, पर वो अगर एक्वियस और गैसियस स्टेट में है तो हम उन्हें जरूर वेलकम करेंगे हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में। ठीक है भैया, जोश और फोकस बना है क्या? ठीक है, आ जाओ। CO2, ठीक। नीचे क्या आएगा? ऑक्सीजन रेस टू 2, ओके,
साइड में आएगा CH4 की कॉन्सेंट्रेशन। हुआ क्लियर? जो आय है ये है हमारा इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हुआ क्लियर? अब ये कैसे, ये कैसा गिवन है? अच्छा, यहाँ पे रेज टू 2 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑक्सीजन O2 का है 2। हुआ क्लियर? इसका मतलब ये इज नॉट ट्रू है, ये फॉल्स है ना? ओके, आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, और एक एग्जांपल देखेंगे हम, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, चलेगा। सिंपल, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स अमोनिया। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख के दिखाओ। कैसे लिखेंगे? Kc इज इक्वल्स टू अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 डिवाइड बाय डाई नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू स्टाइकियोमेट्री 1, ठीक है, रेज टू 1 इनटू डाइहाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 3, है ना? हुआ क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ये क्या है? आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? ठीक है। और अगर है तो वीडियो में पीछे जाइए, शुरू से देखिए, आराम से देखिए, फोकस के साथ देखिए। ठीक है भैया, आप स्क्रीनशॉट ले लो। लिया? मैं तो कहूंगा स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है कि आप वीडियो को पॉज करें और आराम से नोट्स बनाएं। ठीक है, ओके। फोर्थ, एडिशन ऑफ CH4 और O2 गैस एट इक्विलिब्रियम विल कॉज अ शिफ्ट टू द राइट। अच्छा, टू द राइट यानी कि क्या? फॉरवर्ड रिएक्शन, है ना? टू द राइट यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या है? प्रोडक्ट। अच्छा, फॉरवर्ड रिएक्शन का इंक्रीज कब होगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इंक्रीज होगा कब? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा, है ना? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज कब होगा? कब होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा तब जब आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज होगी, है ना? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज होगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्ट की रिएक्शन, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है। और CH4 और ऑक्सीजन सिस्टम में बाहर से एक्स्ट्रा मीथेन और ऑक्सीजन सप्लाई किया, है ना? अब क्या होगा? अब रिएक्टेंट्स की फास्ट होगी, ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, रिएक्शन राइट की ओर बढ़ेगी, है ना? यानी कि ये स्टेटमेंट भी सही है, पर ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसलिए हमारा आंसर क्या है भैया? थर्ड। हुआ क्लियर? जोश आए, फोकस आए, आप स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके आराम से समझो और लिखो। ठीक है? चलो पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत सारे क्वेश्चन देखने हैं आज हमें। है ना? फोकस हाई चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट फोकस। जोश तो मैं आपका हाई कर सकूंगा, पर फोकस आपको ही आपका हाई रखना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ भैया, देखते हैं हमारा अगला द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। HCN H प्लस प्लस CN माइनस, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc इज इक्वल्स टू 4.5 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है? नेक्स्ट रिएक्शन है
दोनों की दोनों डिसोसिएशन रिएक्शन है। किसकी? एक है आपका एसिटिक एसिड और दूसरा है HCl। ओके, किसमें डिसोसिएट होगा? CH3COO माइनस प्लस एसीटेट प्लस बनेगा H प्लस। इस रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल दो। रिएक्शन कैसी है? डिसोसिएशन, तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे होगा? डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, कितना है? 1.5 इंटू 10⁻⁻⁵। जिसे भी आ रहा है वो तुरंत सॉल्व करे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। नहीं आ रहा है तो डीप में मेरे से समझा के लेवे। ठीक है, अच्छा अच्छा, एक मिनट, क्वेश्चन बाकी है भैया, क्वेश्चन बाकी है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड करो Cn - CH3COOH गिव्स HCN प्लस CH3COO माइनस। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे? आ जाओ देखते हैं। बहुत ज्यादा इजी है, कसम से बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा इजी है। अच्छा, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते थे? Kc इज इक्वल्स टू C D A B। कोई प्रॉब्लम नहीं? आ जाओ। अब रिएक्शन कुछ ऐसी है जिसमें आपके रिएक्टेंट है C और D, और रिएक्शन को मैंने इन्वर्स कर दिया है। जो पहले प्रोडक्ट होते थे अब वो हमारे पास इनिशियल स्टेज में हमने खुद से ऐड किए, और जो हम ऐड करते हैं उसे क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। जो हमें रिएक्शन में मिलता है उसे हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, इस वजह से इस रिएक्शन में प्रोडक्ट भी रिएक्ट होके क्या करते हैं? रिएक्टेंट का फॉर्मेशन करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं? आ जाइए, इसका कैसे लिखेंगे? इस बार हमारे प्रोडक्ट A और B है, तो हम उनकी कॉन्सेंट्रेशन ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं? अब देख पा रहे हो, थोड़ा सा आप खुद से समझ पा रहे हो कि Kc1 क्या है भैया? Kc1 Kc2 के रेसिप्रोकल। Kc2 क्या है? Kc1 के रेसिप्रोकल है। यानी कि रिएक्शन को रिवर्स करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। हुआ क्लियर? हार्ड है? नहीं? ठीक है। अब A प्लस बी गिव्स C प्लस डी है। ठीक है, अब रिएक्शन कुछ ऐसी है। ठीक है, n क्या है इस रिएक्शन में? स्मॉल n क्या है? हमने पूरे रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई कर दिया है ना। अब n सबका क्या हो गया? स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम कैसे डील करते थे? अच्छा, मैं यहाँ पे n लिख दूं? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा ठीक है, बाद में लिखेंगे। इसे हम Kc डैश लिखते हैं। चलो कैसे लिखेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेज टू n, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D रेज टू n। क्यों? क्योंकि n है हम सबका इस रिएक्शन में स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A क्या है? n ही है। स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B क्या है? n ही है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, आ जाओ। आप समझ पा रहे हो कि Kc1 और Kc डैश में क्या डिफरेंस है? अच्छा, इसे हम Kc लिखते हैं सिर्फ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ सफिक्स Kc1 Kc2 क्या ही फर्क पड़ता है ना। इजी जिसमें लगे उसमें समझो। ओके, Kc हमारा इस रिएक्शन का है और Kc डैश इस रिएक्शन। कुछ देख पा रहे हो क्या हुआ? Kc और Kc डैश में फर्क? मैं ऐसे लिखूं Kc डैश इज नथिंग बट Kc रेज टू n।
है ना, हुआ, क्लिक हो रहा है थोड़ा। अगर हम इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रेज टू n कर दे और सारे प्रोडक्ट को भी हम रेज टू n कर दे तो हमें क्या मिलेगा, अल्टीमेट यही रिएक्शन मिलेगी। हुआ क्लियर, हुआ क्लियर। अच्छा, अगर इस रिएक्शन को मैं रेज टू n कर दूं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट n कर दूं तो ये भी रेज टू n हो जाएगा, है ना। यानी कि ये पूरा क्या है भैया, ये पूरा इन सेम ही है, रेज टू n। ओके, यानी कि स्टोइकोमेट्रिक चेंज करने से, बढ़ाने से या कम करने से आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। हुआ क्लियर। इस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज हुआ है डिक्रीज, ये हमें कैसे समझेगा, अगर n ग्रेटर देन 1 है तो ऑब्वियसली बात है Kc इंक्रीज ही हुआ होगा, n लेस देन 1 है तो ऑब्वियसली बात है Kc डिक्रीज ही हुआ होगा, है ना। ये तो अब मैथ्स पढ़ते आ रहे हैं। हुआ क्लियर, ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन में हम Kc1 कैसे लिखेंगे, इस रिएक्शन में हम Kc1 कुछ इस तरह से लिखेंगे, है ना, कोई प्रॉब्लम। Kc2 हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से पीछे जाइए, आराम से फोकस के साथ देखिए, ठीक है। ओके, अच्छा, रिएक्शन को देखो, फाइनल रिएक्शन को देखो। अच्छा, अगर मुझे Cn माइनस रिएक्टेंट की तरफ चाहिए तो हमें इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। यानी कि हमें इस रिएक्शन को कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान से देखना, ध्यान से, हाँ बिल्कुल जोश और फोकस के साथ। इस रिएक्शन को क्या किया मैंने, रिवर्स किया, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। ओके, क्या हो जाएगा, हम इसे Kc डैश बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आप इसे साइड में रखना, ठीक है, ये अलग चीज है, इसे इसके साथ कंफ्यूज मत करना। स्क्रीनशॉट निकालो, पॉज करो, लिख लो, ठीक है। इसे हम कर देंगे क्या, रफ, आराम से जोश के साथ देखेंगे। Kc डैश कैसे लिखेंगे, HCN डिवाइड बाय H प्लस Cn माइनस। हम इतना फ्रिक्वेंटली Kc डैश, Kc1, Kc2 ये सारे Kc लिख रहे हैं, है ना। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सारे, अगर हमें स्टेट ऑफ रिएक्शन, इनकी पर्टिकुलर जो स्टेट है, गैसियस लिक्विड सॉलिड नहीं गिवन है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सारे गैसियस है ना। और अगर ये सॉलिड लिक्विड होते तो हम उसे हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में लेते ही नहीं, पीछे ही हमने देखा था। ओके, ठीक है। सो हमने क्या देखा, Kc डैश क्या है, Kc1 का कुछ ऐसा है, बोलने की जरूरत है नहीं है, आपके सामने है, बात आपके सामने है। ओके, ठीक है। अब ये है Kc2, ये है Kc डैश, ये है Kc1। अब अगर मैं इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को ऐड कर दूं, कैसे ऐड करूंगा, रिएक्शन को ऐड करूं, ओके, CH3COH। हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि जब दो रिएक्शन आपस में ऐसी ऐड होती है तो अपोजिट साइड के जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट होते हैं वो कैंसल हो जाते हैं, है ना। यानी कि H प्लस और H प्लस क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। फाइनल रिएक्शन क्या आएगी, CH3COH प्लस Cn माइनस गिव्स CH3COO माइनस प्लस HCN। ओके,
हुई बात क्लियर? ठीक है, आ गई रिएक्शन, ये तो क्लियर हो गया, पर हमें इस रिएक्शन का केसी फाइंड करना है। इस रिएक्शन का केसी कैसे आएगा? CH3COO माइनस HCN CH3COOH प्लस प्लस नहीं, मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं आपस में ये सारे कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ओके, कुछ ऐसा कैसे होगा? अब आप बोलोगे सर ये तो हम पहले ही लिख सकते थे, इतना सब कुछ क्यों किया? इतना सब इसलिए किया क्योंकि अगर हम जैसे हमने इन दो रिएक्शन को आपस में ऐड करके ये रिएक्शन को बनाया, वैसे ही अगर मैं Kc डैश और Kc2 इन दो रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करूं तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल के आएगा। कैसे? करके देखो, Kc2 मल्टीप्लाई बाय Kc डैश, H प्लस CH3CO माइनस डिवाइड बाय CH3COOH एसिटिक एसिड, Kc डैश HCN हुआ क्लियर? कॉन्सेंट्रेशन H प्लस और कॉन्सेंट्रेशन H प्लस कैंसल, फाइनल क्या मिला? CH3COOH की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन किसकी? हाइड्रोजन साइनाइड, नीचे आएगा क्या आपका, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, एसीटेट आयन है। हुआ क्लियर? हुआ क्लियर? हमने क्या किया, Kc2 इंटू Kc डैश को मल्टीप्लाई किया और ये फॉर्म, थोड़ा सा घिचमिड़ है पर आपको क्लियर हुआ। इजी है, इजी है, ठीक है, मेरे साथ पढ़ना इजी है, मेरे साथ पढ़ना इजी है ना? सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, ठीक है, ओके। अच्छा, Kc2 और Kc डैश को हमने सिंपल मल्टीप्लाई किया, हमें पता है भैया Kc डैश क्या है, 1/Kc1 है ना? क्या करेंगे अब हम नेक्स्ट, Kc2 1.5 इंटू 10⁵ ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, ऑलरेडी हमें रिएक्शन में गिवन है क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शंस के। इस रिएक्शन का कांस्टेंट ये है, इस रिएक्शन का कांस्टेंट Kc डैश जो कि 1/Kc1 है, डिवाइड में कैसे आ गया है, 1 जा 3 जा ऊपर जाएगा 10⁵, नीचे 3, ये क्या है Kc, (10⁵) इंटू 3 डिवाइड बाय 3। हुआ क्लियर? कैसे Kc1 Kc डैश फाइंड किया, आया समझ में? ठीक है, स्क्रीनशॉट निकालो या पॉज करके लिख लो। काफी इंपॉर्टेंट था ये सब जो हमने अभी सीखा, ठीक है, बड़े हम अब आगे भी ऐसे ही जोश और फोकस के साथ बने रहिए, बहुत बढ़िया बढ़िया धमाकेदार से क्वेश्चन हम लेंगे, ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है ना, आ जाओ। In which of following
केसेस। ध्यान से फोकस के साथ, डस रिएक्शन, RXM रिएक्शन होता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म, गो टू कंप्लीशन। अच्छा, अब ये कंप्लीशन वाला क्या आ गया? अभी तो सर आपने बोला कि रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिएक्शन कंप्लीट कैसे होगी? रिएक्शन कंप्लीट कैसे होगी? अगर रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट फॉर्म कर रहे हैं, रिएक्शन कंप्लीट कैसे होगी? देखते हैं, आ जाओ। A प्लस बी गिव C प्लस डी, ये क्या सर बात? देखो देखो, बात को समझो, समझना ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रिएक्शन A प्लस बी की हो या N2 प्लस H2 गिव NH3 हो, है ना? रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्या है? समझना, ठीक है? आ जाओ। Kc कैसे लिखेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। ओके, हो गया क्लियर? अच्छा, अब ध्यान से फोकस के साथ, मान लो कि, मानो नहीं, होगा, समझो, ठीक है, मानो नहीं, कि रिएक्शन में C और D की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और रिएक्शन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम है। कब? इक्विलिब्रियम पे। अच्छा, ये कैसे हो गया? इक्विलिब्रियम कब आता है? इक्विलिब्रियम तब आता है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से इक्वल हो जाए, है ना? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के तब इक्वल हुआ इस रिएक्शन में जब बहुत सारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया और थोड़ा सा रिएक्टेंट रह गया। अब जाके हुआ क्या? अब जाके हुआ इनका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल। बात को समझो, बात को समझो। अब क्या है? प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में, रिएक्टेंट बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में, है ना? हम कह सकते हैं ये रिएक्शन थोड़ी सी प्रोडक्ट डोमिनेंट रिएक्शन, यानी कि थोड़ी सी रिएक्शन प्रोडक्ट के पास ज्यादा रहना पसंद कर रही है ना? रिएक्शन में इक्विलिब्रियम में आ गया। अब तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी, जो कम है वो कम ही रहेगा, जो ज्यादा है वो ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम है भैया। इक्विलिब्रियम वही स्टेज होती है जिस स्टेज पे कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती थी, है ना? अच्छा, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D, वो भी बहुत ज्यादा होगा, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बहुत ज्यादा कम होगा, है ना? प्रॉब्लम है? कोई नहीं, ठीक है? नहीं आए समझ तो फिर से देखो फोकस के साथ, ठीक है? अच्छा, इस वजह से आपका Kc कैसा होगा भैया? Kc बहुत ज्यादा होगा, है ना? Kc बहुत ज्यादा होगा। Kc यानी कि क्या समझ में आया भैया? अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा हो तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा हुआ है, ये हम समझ सकते हैं। और रिएक्टेंट काफी खत्म हो चुका है, काफी फिनिश हो चुका है, थोड़ा सा ही रिएक्टेंट बचा हुआ है, ये हम समझ सकते हैं, है ना? और अगर वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट काफी कम हो तो हम उससे ये समझ सकते हैं कि रिएक्टेंट डोमिनेंट है। रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है? ज्यादा है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कम है। हुई बात क्लियर? हुई क्लियर बात? ठीक है। अच्छा, Kc कितना ज्यादा और कितना कम होना चाहिए देखते हैं। एक मेजरमेंट तो होना चाहिए ना, तो उस मेजरमेंट को हमने डिटरमाइन किया कि Kc अगर 10⁻³ से 10⁻³ में हो, इनके बीच में हो, तो रिएक्शन प्रोडक्ट रिएक्टेंट डोमिनेंट है, ठीक है? डोमिनेंट है। हुआ क्लियर? अगर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻³ से 10⁻³ के बीच में हो, तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों डोमिनेंट है। पर अगर वही आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
10⁻³ से छोटा हो, तो हमें ये मानना पड़ेगा भैया ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन इज रिएक्टेंट डोमिनेंट। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट काफी क्वांटिटी में प्रेजेंट है प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, इस वजह से डिनोमिनेटर क्या हो गया, बड़ा हो गया, प्रोडक्ट न्यूमरेटर हो गया छोटा, वैल्यू कैसी की कैसी आई, कम। हुआ क्लियर? ठीक है। और अगर वही कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻³ से ज्यादा बड़ा है तो रिएक्शन इज प्रोडक्ट डोमिनेंट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं? आ जाओ देखते हैं। अब डज रिएक्शन गो टू कंप्लीशन? अच्छा, एक रिएक्शन कंप्लीशन पे जाती है, अब इसमें कैसे माने? अब आपने कोई दो रिएक्टेंट लिए, तो वो रिएक्टेंट इस वजह से ही लिए ना कि वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म करे, ठीक है? इस वजह से नहीं लिए ना कि वो रिएक्टेंट आपस में गेम खेले, है ना? नहीं ना, वो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म करे। यानी कि अगर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, यानी कि सिर्फ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हुई है ना? पर जबकि वो रिएक्शन रिवर्सिबल है तो हम कह सकते हैं कि नहीं, कंप्लीट तो पूरी नहीं होगी, पर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो सकती है और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी बहुत कम रह सकती है ना? अच्छा, ऑप्शन है Kc10⁻³ Kc10⁻², Kc10⁻⁴, D Kc10⁻⁻6। कौन सी रिएक्शन ऐसी है जिसमें रिएक्शन लग रहा है कि थोड़ी कंप्लीशन हो रही है ना? अभी हमने देखा रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, यानी कि क्या, प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म हो रहा है। प्रोडक्ट किसमें ज्यादा फॉर्म हो रहा है? जिसका Kc ज्यादा होगा, है ना? अच्छा, Kc किसका सबसे ज्यादा है? ऑब्वियसली बात है C, है ना? C क्या C अगर ऑप्शन में सिर्फ A B D ऑप्शन होता तो 10⁻³ हमें क्या चाहिए? हमें वो चाहिए ऑप्शन जो जिसमें Kc ज्यादा हो। Kc ज्यादा होना इसका मतलब होता है कि प्रोडक्ट का ज्यादा फॉर्मेशन हुआ है ना? Kc जितना कम उतना ज्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट है। हुआ क्लियर? ठीक है, यानी कि अगर इन ऑप्शन को अगर हम कंप्लीशन के लिए ऑर्डर में लिखे, कैसे आएगा? C होगा सबसे ज्यादा, A होगा उसके बाद, B होगा उसके बाद, D होगी उसके बाद, ये होगा आपका ऑर्डर। हुआ क्लियर? ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं? स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आज अब बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितने क्वेश्चन लोगे भैया? सर जी बंद करो सर जी। नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सॉल्व करिए। क्या हो गया इसे? 13.8 ग्राम ऑफ N2O4 was placed in 1 liter reaction vessel at 400 Kelvin। रिएक्शन है N2O4 गैसियस फ्यूज NO2 गैसियस, ठीक है? टोटल प्रेशर, रिएक्शन का टोटल प्रेशर हमें गिवन है, कितना है? 9.15 बार। आपसे पूछा है फाइंड
केपी केसी। अच्छा आ जाओ बैक टू बोर्ड। हाय जोश और फोकस। ठीक है आ जाओ देखते हैं। 13.8 ग्राम ऑफ N2O पर रिएक्ट हुआ है 1 लीटर वेसल, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 1 लीटर, 400 केल्विन। रिएक्शन है N2O4 gives 2NO2, टोटल प्रेशर है 9.15 बार। ठीक है और कुछ बोला है क्या देख लेते हैं। नहीं ठीक है। अच्छा केसी तो हम देख रहे थे, केसी तो हम इसका लिख भी देंगे। कैसे लिखेंगे इस रिएक्शन का केसी? हम लिखेंगे NO2 रेज़ टू 2 डिवाइड बाय N2O4। ओके कोई शक कोई प्रॉब्लम नहीं? अच्छा ये केपी क्या है? केपी क्या है? ये तो नया ही आ गया है ना, कुछ नया नहीं है भैया। केपी है जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन लेते थे, कॉन्सेंट्रेशन कैसी? मोल पर लीटर के फॉर्म में है ना, वैसे ही अब हम केपी में लेंगे पार्शियल प्रेशर। किसके पार्शियल प्रेशर? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। कैसे लेंगे? सेम तरह से अगर मैं चाहूं इस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर के फॉर्म में केपी लिखना, तो मैं कैसे लिखूंगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 रेज़ टू 2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। सेम है। डिफरेंस का आया कि अब हमें पार्शियल प्रेशर लेना है। पहले हम कॉन्सेंट्रेशन लेते थे, अब पार्शियल प्रेशर लेना है। अच्छा क्या होता है भैया ये पार्शियल प्रेशर? देखते आ जाओ। एक वेसल है, ठीक है, इस वेसल में मैं आपसे बोलूं क्लोज्ड वेसल है, ए और बी दो सब्सटेंस है, दो एलिमेंट है, दो कंपाउंड है, मान लो जो मानना है आपको। ठीक है ए प्लस बी दो सब्सटेंस है, थोड़ा अच्छे से लिख लूं। और इस वेसल का आपको टोटल प्रेशर पीटी गिवन है। ठीक है ये पीटी टोटल प्रेशर इस वेसल का कहां से आया? ऑब्वियसली बात है कि ये प्रेशर आया है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी से। समझ में आया क्या होता है पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर यानी कि इनका खुद का प्रेशर। ए का खुद का प्रेशर हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, बी का खुद का प्रेशर हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। खुद का प्रेशर यानी कि क्या? कि ए के मॉलिक्यूल्स, ध्यान से फोकस से, ए के पार्टिकल्स वेसल के वॉल पे स्ट्राइक कर रहे हैं, जो स्ट्राइक का जो प्रेशर लग रहा है पर यूनिट सरफेस एरिया, किस वजह से? ए के मॉलिक्यूल्स के वजह से ये जो प्रेशर होगा फोर्स पर यूनिट एरिया कौन लगा रहे? ए के मॉलिक्यूल्स। ये क्या है? ए का पार्शियल प्रेशर। वैसे ही बी का पार्शियल प्रेशर क्या है? बी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टोटल वॉल्यूम पे जो प्रेशर लगा रहे वो क्या है भैया? बी का पार्शियल प्रेशर। हुआ क्लियर? हुआ क्लियर यानी कि ये टोटल प्रेशर है क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ठीक है यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, इस पार्शियल प्रेशर को ये पार्शियल प्रेशर किस चीज पे डिपेंड है? ये पार्शियल प्रेशर डिपेंड है आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स। उसे नहीं मतलब कि आप कौन से पार्टिकल्स हो, किसके पार्टिकल्स हो, आपके एटॉमिक मास क्या है, उससे फर्क पड़ता है कि आप कितने स्ट्रेंथ में हो, कितने 1 मोल ऑफ ए प्रेजेंट है, 2 मोल ऑफ ए प्रेजेंट है, 3 मोल ऑफ ए। जितने ज्यादा ए के पार्टिकल्स होंगे उतना ही ज्यादा स्ट्राइक होगा वॉल पे, उतना ही ज्यादा ए का प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा। हुआ क्लियर? ठीक है यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर। मान लो मैं आपसे कहूं कि इसमें मोल्स ऑफ ए है और मोल्स ऑफ बी, ठीक है ऐसे है। ओके
कोई एक दो मोल्स ऑफ ए हो गए, कोई दो तीन मोल्स ऑफ बी हो गए, या ज्यादा भी हो गए। अभी के लिए मान लो कुछ ऐसा, ठीक है। ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा? मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय मोल्स, टोटल मोल्स प्रेजेंट इन सिस्टम, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, ठीक है, इनटू सिस्टम का टोटल प्रेशर। सर आपने तो बोला था कि उससे नंबर ऑफ पार्टिकल से फर्क। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मोल्स क्या होता है भैया? मोल होता है, वन मोल क्या होता है भैया? वन मोल यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। अब मैं बोल दूं मोल्स ऑफ ए ज्यादा है तो ए के पार्टिकल ज्यादा होंगे, ए के पार्टिकल ज्यादा होंगे तो टोटल पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ए के नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ जाएंगे। हुआ क्लियर? हुआ क्लियर? ठीक है, ओके। तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। क्या यही एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है? नहीं, नहीं। गैसियस स्टेट में हम सीखे हैं प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू nRT, मोल्स इनटू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, ठीक है। यहां से प्रेशर कितना आएगा? मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, ठीक है। ये क्या है भैया? यही तो है हमारा कॉन्सेंट्रेशन, है ना। यहां अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कैलकुलेट करूं, सो मोल्स ऑफ ए ले लूं और वॉल्यूम पूरे सॉल्यूशन का, आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी तो टेम्परेचर है, वो तो सबका सेम होगा, है ना। सो ये क्या हो गया भैया? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। इसे मैं ऐसे लिख दूं, कोई शक, कोई प्रॉब्लम? ध्यान से एक बार देखो, कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? और अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। और अगर आपको टोटल 100% समझ में आ रहा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। हुआ क्लियर? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं? बड़े आगे? अच्छा, फाइनल पे आ गए हम। अब ज्यादा चीजें नहीं बची, ठीक है। ओके, आ जाओ बैक टू बोर्ड। सो ए गैसियस स्टेट, बी गैसियस स्टेट रिएक्ट होके फॉर्म कर रहे हैं सी गैसियस स्टेट, डी गैसियस स्टेट। केसी कैसे लिखेंगे? सी डी ए बी, कोई शक नहीं। केपी कैसे लिखेंगे भैया? केपी, केपी हम लिखेंगे कुछ इस तरह से। आ जाओ देखो कैसे लिखते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, है ना। अच्छा, क्या मैं इसे ऐसे लिखूं? Kp इज इक्वल्स टू concentration of C into RT, concentration of D into RT divided by concentration of A into RT into concentration of B into RT। हुआ क्लियर? हो गए सारे पार्शियल प्रेशर्स? कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। सर आप बोलोगे सारे RT RT कैंसिल हो गए, फिर इससे यही आ गया, यानी कि Kc इज इक्वल्स टू Kp। क्या हमेशा ऐसा होगा? क्या हमेशा Kc इक्वल्स Kp होगा? क्या नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होगा हमेशा। तो बोलो कौन से केस में ऐसा नहीं होगा? आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ओके, अब मैं इरेज करूंगा ये सब। आ जाओ देखते हैं कि कौन से केस ऐसे है जिसमें ऐसा नहीं होगा। आपको कोई रिएक्शन याद आ रही है ऐसी जिसमें कैसा नहीं होगा?
अच्छा सॉरी, अरे यही तो रिएक्शन है भैया, इसमें तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है ठीक है, देखते देखते, आ जाओ आ जाओ, फोकस 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 आराम से। ठीक है, इस रिएक्शन का केस ही लिखो भैया। क्या बार बार सर जी, क्या एक ही चीज बार बार? देखो प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट करोगे, है ना। अच्छा, ये हो गया आपका केसी। कोई शक, कोई प्रॉब्लम नहीं? तो आ जाइए केपी देखते हैं। ओके, ऐसे कैसे आया? क्योंकि केपी कैसा है आपका, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। यहां पर भी वैसे ही होगा, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेस टू में जाएगा। ठीक है, नीचे आएगा N2O4 इंटू RT। कैसे लिखूं इसे? ऐसे लिख दूं? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, RT। ओके, RT RT के कैंसल, क्या आया? हुआ क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं? देखो ध्यान से, इसे मैं केसी लिख सकता हूं, है ना। ये भी आपका केपी है। ओके, इसे मैं अगर केसी लिखूं, कैसे? केसी यही था हमारा। ओके, केपी इज इक्वल टू केसी, और ये साइड में RT। ठीक है, हुआ क्लियर? अच्छा, तो हर रिएक्शन में आप ऐसा पूरा सॉल्व करके देखेंगे क्या, हमेशा चेंज कहाँ पे आएगा? RT के ही पावर में आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि हमेशा ये केसी ही होता है और साइड में एक RT होगा। ओके, तो हर बार ये पूरा रिएक्शन सॉल्व करके देखोगे क्या क्या कितने RT कैंसिल हो रहे हैं, कितने RT होंगे? नहीं, एक शॉर्टकट मेथड है। कैसा है भैया? KP इज इक्वल टू KC RT रेस टू डेल्टा NG। अब ये डेल्टा NG क्या है भैया? ये है नंबर, चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल। चेंज कितने का आया है? 2 मोल्स NO2 बने हैं 1 मोल NO2 से, यानी कि कितने का चेंज आया है? 2 माइनस 1, 1 RT रेस टू 1 आ गया। ये हुआ क्लियर? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। KP इज इक्वल टू KC RT रेस टू डेल्टा NG, जिसमें डेल्टा NG है नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट साइड। गैसियस, सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्टेट वाले ही मोल्स हमें चाहिए, माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट साइड। हो गया? हुआ क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं? स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से स्क्रीनशॉट या। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ भैया। क्या है हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन कुछ ऐसा है, N2O4 रिएक्शन में हमें गिवन था कितना? 13.8 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लो। N2O4 यानी क्या? 14 मोलर मास इंटू 2 प्लस 16 इंटू 4 28 64 कितना? 92। सही है? 64 प्लस 28 92, बिल्कुल सही है। ओके, 13.8 डिवाइड बाय 92 क्या हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ मोल्स। और हमें क्या चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन किसकी? N2O4 की।
डिवाइड बाय किससे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 1 लीटर, 1 से। ओके, यानी कि फाइनल N2O4 की मोलैरिटी क्या आई, कॉन्सेंट्रेशन क्या आया 13.8 डिवाइड बाय 92। हुआ क्लियर, हुआ क्लियर, ठीक है। अब ये रिएक्टेंट है, ये तो हमें पता है, और रिएक्टेंट हम रिएक्शन में पहले ही लेते हैं, ये भी हमें पता है। मिलके रिएक्टेंट रिएक्ट होके क्या बनाएगा, प्रोडक्ट, ये सब हमें पता है, ठीक है। ओके, पर ये रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल, यानी कि इस रिएक्शन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम अटेंड होगा। अच्छा देखते, आ जाओ, कब इक्विलिब्रियम होगा, t इक्वल 0, टाइम इक्वल 0 सेकेंड पे, यही था रिएक्शन में, सिर्फ रिएक्टेंट ही था। टाइम इक्विलिब्रियम पे हमें कुछ ऐसा नजारा देखने मिलेगा। अब ये x क्या है, ये x है डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या है x, डिसोसिएशन कांस्टेंट। हुआ क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये कुछ ऐसा आएगा। अच्छा ठीक है, इसको हम कुछ ऐसा लिखेंगे भैया। हो रहा है क्लियर, कैसे किया मैंने, क्या किया, आ जाओ देखते हैं। ये रिएक्शन हुआ करते थे, इस रिएक्शन में हम 2 मोल्स ऑफ H2 लेके 1 मोल ऑफ O2 लेके 2 मोल्स ऑफ H2O मिलता था, है ना। यहां पर भी N2O4 इक्विलिब्रियम पे आया है, रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, यानी कि N2O4 जितना था उसमें से अब कुछ रिएक्ट हो चुका है और मिलके बना है क्या, प्रोडक्ट। यानी कि अगर N2O4 1 मोल होता और रिएक्शन रिवर्सिबल ना होके इरिवर्सिबल होती, है ना, तो 1 हमें सिंपल क्या पता चलता कि भैया 1 मोल N2O4 तूने लिया है, रिएक्शन कंप्लीट होके 2 मोल्स ऑफ N2O4 मिलता, ठीक है, बनता। ओके, अच्छा अब रिएक्शन में 13 पॉइंट यानी कि 1 मोल रह के 2 मोल्स का NO2 फॉर्मेशन होता। सो अगर इतना अगर 13.8 बाय 92 में से इतना क्या हुआ है भैया, इतना डिसोसिएट हुआ है। ये डिसोसिएट क्या होता है, आ जाओ देखते हैं, बहुत सारा नया कुछ सीखने मिला है इस टॉपिक में। डिसोसिएशन होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने गिवन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सॉरी number of particles dissociate divide by number of particles given, ठीक है। अगर N2O4 1 मोलर गिवन होता, 1 मोलर गिवन होता और अगर आपको रिएक्शन में बोला गया कि मान लो रिएक्शन में बोला गया कि 50% रिएक्शन 50% N2O4 रिएक्ट हुआ है, डिसोसिएट हुआ, यानी कि 50% किसका, उस कॉन्सेंट्रेशन का। कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1, ठीक है, यानी कि आपका जो अल्फा गिवन है वो कितना है 0.5, 50% मतलब कितना हुआ 0.5, ठीक है, ऐसे करेंगे 0.5 किसका, इस 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है। 50% ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ है, डिकम्पोज हुआ है, यानी कि 50% ऑफ 1 मोलर डिसोसिएट हो चुका है, रिएक्ट हो चुका है, डिकम्पोज हो चुका है, किस में से, इस 1 मोलर में से। हुआ क्लियर, हुआ क्लियर, ठीक है। यहां पर भी सेम केस है, 13.8 डिवाइड बाय 92 था,
इसमें से कुछ x% डिसोसिएट हुआ। अच्छा, डिसोसिएट किसका हुआ? इस कॉन्सेंट्रेशन का डिसोसिएशन हुआ, और इतना ही 2x इसके ट्वाइस ये फॉर्म होगा। यहां पर अगर हम देखते तो कितना होता? 2, कॉन्सेंट्रेशन कितनी? 1 into 0.5। हुआ क्लियर? हुआ क्लियर? क्लियर हुआ? ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? अगर ये रिएक्शन A प्लस बी सी का फॉर्म करती, रिएक्शन इरिवर्सिबल है, 1 मोल के 1 बनता, तो इस बार मान लो 2 2 मोल्स बनते हैं, यानी कि इस रिएक्शन में डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है? A का, B का कितना है? 100% है। हुआ क्लियर? 100% है, तभी तो ये पूरा रिएक्ट हो जाता है और फॉर्मेशन होता है 2 मोल्स ऑफ C। सेम है, कैसे सेम है? 1 माइनस 100 डिवाइड बाय 100 इंटू 1, ठीक है, और ये कितना है? 2 इंटू 1 C। ये क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन इनकी इंटू डिसोसिएशन, आ गया 2। हुआ क्लियर? अब तो आपको समझ आ जाना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है फिर से पीछे जाइएगा, आराम से देखिएगा। 2 लाइक 6 सब्सक्राइब, ठीक है? हुआ क्लियर? ठीक है भैया, ठीक है। रिएक्शन कुछ ऐसी है, ओके। ये सारे मोल पर लीटर है। अब और एक इंपॉर्टेंट, अच्छा केसी लिख लेंगे। केसी कैसे लिखेंगे? आ जाओ देखते हैं। एक मिनट, केसी लिखने से पहले हम केपी लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें टोटल प्रेशर गिवन है। टोटल प्रेशर से हम हर एक का पार्शियल प्रेशर फाइंड करेंगे। कैसे? पार्शियल प्रेशर N2O4 का कितना है? टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4। अच्छा, मोल्स ऑफ N2O4 कितने हैं? इतने हैं। कैसे? 1 लीटर ही सॉल्यूशन का प्रेजेंट है। मोल्स ऑफ N2O4 डिवाइड बाय टोटल सॉल्यूशन के मोल्स, ठीक है। यहाँ पे प्लस करूंगा, कितना हो जाएगा? कुछ ऐसा होगा। ये क्या है भैया? ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कितना है? मोल्स ऑफ NO2 फॉर्म डिवाइड बाय टोटल मोल्स। इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। कोई शक नहीं? अच्छा, ये हो गया पार्शियल प्रेशर N2O4 का, ये हो गया पार्शियल प्रेशर NO2 का, ठीक है। Kp कैसा आएगा? Kp आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 ट्वाइस डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर N2O4। हुआ क्लियर? कोई प्रॉब्लम? यहां से आप टोटल प्रेशर की, अच्छा एक मिनट, टोटल प्रेशर की भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है? 9.15 बार। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अब जो भी ये पार्शियल प्रेशर यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, ये सारे पार्शियल प्रेशर आपके होने चाहिए बार यूनिट में। कौन सा? प्रेशर का एक इंपॉर्टेंट यूनिट होता है बार, उसमें होने चाहिए, है ना। अगर आपका पास्कल में है तो उसे कन्वर्ट करो किसमें? बार में। 1 बार होता है 10⁵ पास्कल, और अगर पास्कल में गिवन है x पास्कल तो उसे कन्वर्ट करो किसमें? बार में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमेशा जो भी पार्शियल प्रेशर आप
एक्सप्रेशन में लिखोगे वो सारे होने चाहिए बार में। जैसे इस केसी में सारे मोल पर लीटर में होते थे, वैसे ही यहाँ पे होने चाहिए बार में। ठीक है, हुआ क्लियर? अच्छा, आपको टोटल प्रेशर की भी वैल्यू गिवन है 9.15 बार। एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, अच्छा, एक्स की वैल्यू फाइंड करके आप केसी भी फाइंड कर सकोगे। कैसे? केसी क्या है? केसी क्या है? केसी कैसे लिखोगे? ये केपी हो गया। अच्छा, ये रफ कर दूं मैं? स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार अच्छे से। ये सारा मैं रफ कर देता हूं। केसी कैसे आएगा? केसी इज इक्वल्स टू कितना है ये? स्क्वायर डिवाइड बाय हुआ क्लियर? ये होगा आपका केसी। आपने क्या करना है, इस एक्स को सॉल्व करना है यहां से और यहाँ पे पुट करना है। कोई शक, कोई प्रॉब्लम? क्या किया हमने समझ में आया आपको? ठीक है, हुआ क्लियर? अच्छा, ठीक है, यही था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अभी क्वेश्चंस बाकी है, कहीं जाना मत। अब करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक लास्ट इजी क्वेश्चन करेंगे। आ जाओ। किस पे करेंगे भैया? ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल पे करेंगे। ठीक है, इजी करेंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। थोड़ा सा मैं रिफिल कर लूं। आ जाओ। आपसे बोला है द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड रिएक्शन in which conditions? A, by increasing, ये increasing है, the concentration of NH3 gaseous। अच्छा, B, by decreasing the pressure। C, by decreasing the concentrations of N2 gas and H2 gas। ठीक है, by increasing pressure and decreasing temperature। ओके, ठीक है,
आ जा। सिंपल है, बिल्कुल भी सिंपल है। आपसे बोला है कि कौन से केस में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, इन विच कंडीशन। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3, है ना। जब आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते थे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा होता था। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट ज्यादा होती थी, है ना। अच्छा, और अगर मैं प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दूं तो रिएक्टेंट का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, यानी कि रिएक्शन रिवर्स जाएगी। पर हमें रिएक्शन कैसे चाहिए? फॉरवर्ड, यानी कि ये हो गया रॉन्ग, है ना। ओके, नेक्स्ट, बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। अब ये कौन सा नया कॉन्सेप्ट आ गया? ठीक है, ये सब जो हम कर रहे हैं, प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं कब? जब ऑलरेडी हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। अब हमें पहचानना है कि हम ऐसी कोई भी प्रोसीजर अगर सिस्टम के साथ करें तो हमारा सिस्टम फिर से अगर इक्विलिब्रियम पे जाना चाहे तो उसे क्या करना पड़ेगा, है ना। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 को इंक्रीज कर दूं तो मेरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, अब मेरा सिस्टम फिर से इक्विलिब्रियम चाहता है तो वो क्या करेगा? ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन NH3 की इंक्रीज हुई है, ओके, अब मेरा सिस्टम करेगा NH3 को ज्यादा कंज्यूम करेगा ताकि NH3 हो जाए कम और रिएक्टेंट का फॉर्मेशन हो जाए ज्यादा। ये फिर से कंपेंसेट हो जाएगा और हमारा सिस्टम फिर से इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। यानी कि ली चैटलियर सर ने बोला कि अगर आप सिस्टम को कोई भी इक्विलिब्रियम पे छेड़छाड़ करते हो तो सिस्टम ऐसी अटैक मोशन करता है कि वो फिर से इक्विलिब्रियम पे आ जाए। हुआ क्लियर? ठीक है। अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज करूं, यानी कि क्या? ठीक है, मान लो ये रिएक्शन चल रही है एक वेसल में। ओके, ऐसा वेसल है, ठीक है, यहाँ मैंने पिस्टन लगाया हुआ है, या मान लो ऐसा प्रेशर देने के लिए प्रेशर अप्लाई करने पिस्टन रखिएगा। ओके, ये मेरा सिस्टम है, इसमें कोई N2 भी है, इसमें H2 भी है और इसमें ही NH3 भी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें रिएक्शन के सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ओके, और इनके पार्टिकल्स ही क्या करेंगे? बॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, हमने पीछे ही देखा था। ठीक है, अच्छा, अब मैंने क्या किया? अब मैंने इस सिस्टम को कंप्रेस किया। क्या किया? कंप्रेस किया, यानी कि सिस्टम का मैंने क्या किया? वॉल्यूम कम किया। अच्छा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूं तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज करूं तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करूं तो प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज करूं तो प्रेशर इंक्रीज होगा। कब? जब आपका टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है और रिएक्शन में ऐसा गिवन है नहीं है, पर हम मान सकते हैं कि भैया टेम्परेचर कांस्टेंट है तब ये पूछा है। ठीक है, ओके। अच्छा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर को मैंने किया डिक्रीज तो क्या हुआ? वॉल्यूम इंक्रीज, यानी कि वॉल्यूम कैसे हो गया? अब इंक्रीज। कुछ क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज। अगर मैं आपसे बोलूं भैया मैंने सिस्टम का किया वॉल्यूम इंक्रीज तो सिंपल सी बात है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ यानी कि प्रेशर डिक्रीज हुआ है। और अगर मैं आपसे बोलूं मैंने सिस्टम का किया प्रेशर डिक्रीज मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, एक ही बात है ना? कोई प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैंने सिस्टम पे प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज। अब ये मैंने प्रेशर अप्लाई किया और वेसल यहाँ पे आके क्लोज हो गया, है ना। वॉल्यूम कैसा हो गया? कम हो गया, है ना। वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया। ओके, इक्विलिब्रियम में क्या हुई? इक्विलिब्रियम में छेड़छाड़ हुई। अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है। ओके, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है। ठीक
ठीक है, रिएक्शन में प्रेशर इंक्रीज हो चुका है, प्रेशर इंक्रीज हुआ यानी कि क्या, यानी कि रिएक्शन ऐसे और मुड़ी है, प्रेशर इंक्रीज करने से, वॉल्यूम डिक्रीज करने की वजह से जिस साइड में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा फॉर्म हो रहे हैं, समझ में आया, ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म होंगे यानी ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम तो हमने डिक्रीज किया हुआ है यानी प्रेशर इंक्रीज हुआ है यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा बनेंगे, इस तरफ रिएक्शन मुड़ी हुई है। हुआ क्लियर। इक्विलिब्रियम में छेड़छाड़ करने से क्या हुआ, अब फिर से इक्विलिब्रियम लाना है अगर रिएक्शन में, तो हमें रिएक्शन उस तरफ मोड़नी पड़ेगी जहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल कम फॉर्म हो। हुआ क्लियर, तब ही रिएक्शन फिर से इक्विलिब्रियम पे जाएगी। हुआ क्लियर, यानी कि नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल कहाँ कम है, प्रोडक्ट साइड में है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहाँ कम है, प्रोडक्ट साइड में। कहा, प्रोडक्ट साइड में। ध्यान से देखो मैंने क्या बोला, हमने प्रेशर इंक्रीज किया है, ये ऑप्शन नहीं कर रहे हम अभी, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हुआ है। प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से रिएक्शन चाहता है कि मैं अब ऐसे तरफ जाऊं जहां नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे, पर अगर हमें प्रेशर को फिर से लेवल पे लाना है, फिर से रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे लाना है, तो उसे रिएक्शन को खुद से ही, अपने आप से ही, जहां नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल कम फॉर्म होंगे उस तरफ मुड़ना पड़ेगा, तभी जाके प्रेशर जो इंक्रीज हुआ है वो डिक्रीज होगा और सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आएगा। यानी कि रिएक्शन प्रेशर इंक्रीज करने पे जहां नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम है वहां उस तरफ मुड़ जाएगी। यहाँ पे कितने 1 + 3 4, यहाँ पे कितना है 2, यानी कि रिएक्शन किधर जाएंगे, फॉरवर्ड। कब, जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे। पर इस केस में जब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो रिएक्शन जाएगी किस तरफ, जहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स गैस के ज्यादा फॉर्म हो रहे हैं, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। हुआ क्लियर। पर हमें चाहिए ऐसी कंडीशन जो रिएक्शन को इस तरफ, फॉरवर्ड की तरफ मोड़े। ये भी हो गया क्या, गलत। हुआ क्लियर। आपको नहीं समझ में आया तो फिर से पीछे जाइए, आराम से देखिए, क्योंकि आपने इंक्रीजिंग प्रेशर, डिक्रीजिंग प्रेशर, इंक्रीजिंग वॉल्यूम, डिक्रीजिंग वॉल्यूम, ये चारों कंडीशन कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। ठीक है, ओके। By increasing the concentration of N2 and H2, ये तो वही हो गया, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने पे प्रोडक्ट तो ज्यादा ही फॉर्म होगा, ये क्या हो गया, सही। ओके, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, अच्छा, प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन किस तरफ जाएगी, जहां नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम है। प्रेशर डिक्रीज करने पर रिएक्शन किस तरफ जाएंगे, जहां नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ज्यादा है। वॉल्यूम इंक्रीज होने से रिएक्शन किस तरफ जाएंगे, जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। और वॉल्यूम डिक्रीज करने से रिएक्शन किस तरफ जाएगी, जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है। हुआ क्लियर, ठीक है। अच्छा, यानी कि बाय डिक्रीजिंग प्रेशर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी और बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ये भी, अच्छा ये सॉरी, ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन इनटू, अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करोगे रिएक्टेंट की तो रिएक्शन तो रिवर्स जाएगी ना, क्योंकि उस केस में प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा। अब प्रोडक्ट क्या बोलेगा, भैया मैं ज्यादा हूं, मैं तुझे और बनाऊंगा, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, यानी इस केस में भी रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, यही सही है। बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, आप देख रहे हो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ये कैसे पता चला हमें, ये हमें पता चला हीट को लेकर, प्रोडक्ट साइड में हीट का भी फॉर्मेशन हुआ, यानी कि अगर प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है।
हुआ क्लियर? यानी कि इस केस में टेम्परेचर डिक्रीज करने में रिएक्शन फॉरवर्ड आएगी। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। हुआ क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है गाइस, अभी के लिए इतना ही। आपने पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक खत्म कर दिया है। 90% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। अभी के लिए बाय बाय।